नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे संबंधी एमसीक्यू। और यहाँ पे हम किस पोर्शन में पहुंच चुके हैं हमारे पाठ्यक्रम के, उसके अंतर्गत मैं लेकर जाऊं तो यहाँ पे हम जो हमारा विषय है राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, इसके अंतर्गत हम संविधान संबंधित एमसीक्यू कवर कर चुके हैं, राजनीतिक तंत्र संबंधी एमसीक्यू कवर कर चुके हैं, पंचायती राज व लोकनीति संबंधित एमसीक्यू कवर कर चुके हैं और अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दों में। ठीक है, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दों में इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पे आज चालू कर रहे हैं। और यदि आपने इनसे संबंधित यदि एमसीक्यू नहीं देखे, संविधान, राजनीतिक तंत्र और पंचायती राज एवं लोकनीति संबंधित, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उन तक पहुंचा जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दी गई है, वहां से भी आप इन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं ये सेशन को, और इसका पार्ट 1 है यानी सेट 1। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके और पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इसमें किया जा रहा है, 1995 से लेकर 2019 तक का। और किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ये परीक्षा है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। सवाल है न्यायिक मुद्दे संबंधित, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। 1996 में पूछा गया सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या फिर इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। और ये अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, दूसरा, एक और भारत सरकार व राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने का अधिकार है। ठीक है, 3 प्रकार के अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 131 के तहत दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय को, और यह इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। जब प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो किसके अधीन होता है, ये पूछा गया 1996 का सवाल है। ऑप्शन यहाँ पे उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकशील शक्तियों के, या फिर इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो यहाँ पे है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के। ठीक है, आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। भारत के संविधान ने यहाँ पे हम परिभाषा पढ़ रहे हैं रिट की। भारत के संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही क्या कहते हैं, रिट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो याचिका है ये हमने यहाँ पे पढ़े, वो रिट के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। 1996 में पूछा गया सवाल है, किसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, या इसको सत्र न्यायाधीश भी बोलेंगे, या फिर अधिकरण न्यायाधीश, या फिर लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा ये हम देख लेते हैं। ये सम्मिलित होगा मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत, और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत। यानी ये सी वाला यहाँ पे अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत ये नहीं होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, उत्तर हो जाएगा इसका सी। संविधान के अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण है, जो इस प्रकार है। इस प्रकार पदों का विवरण यहाँ पे है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश
अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। तो इसके अंतर्गत ये जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पद जो है इतने हैं। ठीक है, तो ये है आंसर इसका सी, ये अधिकरण न्यायाधीश नहीं है। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए और कारण आर कहा गया है। इसके अंतर्गत हमको बताने हैं ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 1997 में पूछा गया सवाल है, कौन सा एक सही है ये हमको बताने। ठीक है, ये इनमें से एक कौन सा सही है ये बताने, जो ऊपर जो कथन दिए गए। चलिए कथन और कारण हम देखते हैं। कथन ए है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो क्या ये न्यायालय की अवमानना कोटि के अंतर्गत आता है? हाँ, ये बिल्कुल आता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है कारण आर, इससे संबंधित आर यहाँ पे दिया गया है। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन इसकी कथन ए की व्याख्या यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, कथन ए की व्याख्या यहाँ पे कारण आर नहीं करता है। इसके अंतर्गत हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक और दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये गलत। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है, तो ये दोनों ही नहीं है। और ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो सही लेकिन कारण इस कथन के लिए संतुष्ट नहीं करता है, यानी इसकी व्याख्या नहीं करेगा। आंसर इसका भी, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब ये परामर्श देगा? जो उच्चतम न्यायालय है वो 2001 में सवाल पूछा गया। कब देगा ये? अपनी पहल पर, या फिर तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब राष्ट्रपति परामर्श मांगे तभी देगा, या फिर तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। आंसर इसका बी। ठीक है, आंसर इसका बी, और ये प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये आता है। अगला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 में सवाल पूछा गया है। तो ये जो सवाल है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बदल चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कथन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये अभी वर्तमान में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। मतलब ये पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा आपको। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर भी ये क्वेश्चन में 2 कथन यहाँ पे सही है, नहीं सॉरी, ये सिर्फ चौथा वाला सही है। यहाँ पे किसी भी संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो यहाँ पे दिल्ली का है अपना। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, तो ये कथन भी गलत है। और यहाँ पे अभी देश में 18 नहीं, यहाँ पे 25 हो गए। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य पर है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रश्न के संदर्भ में हम कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप हल कर सके। तो यहाँ पे भारत में 25, आप इसको कंसिडर ना करें। ठीक है, ये उस प्रश्न के अंतर्गत उत्तर दिए गए हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो उस पर ध्यान दें। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और इन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पर है। और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। कौन सा? जो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस
हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना के उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और जो 25वां है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 25वां है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। अगला है, जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय और यहाँ पे अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। 6 यहाँ पे ऐसे जो उच्च न्यायालय है जिनमें एक से अधिक क्षेत्रों का अधिकार क्षेत्र है। गुवाहाटी का है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम में यहाँ पे अधिकार क्षेत्र है इसका। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव में। कलकत्ता का यहाँ पे अधिकार क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल का है केरल, लक्षद्वीप, मद्रास का है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब और हरियाणा का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे 6 ऐसे हैं जिनका एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत इनका अधिकार क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसका हमने उत्तर देख लिया। हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसके अंतर्गत, किससे दिए जाते हैं, ये हमको बताना है। 2002 में सवाल पूछा गया है। भारत की समेकित निधि से। यहाँ पे बात हो रही उच्च न्यायालय की। ठीक है, उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की नहीं, उच्च न्यायालय। यहाँ भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। आंसर इसका बी। अनुच्छेद 112 के 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 अनुच्छेद 231 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया? भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का। 2003 में सवाल पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या फिर विधि, न्याय और कंपनी कार्य क्षेत्र को, कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो यहाँ पे ये जो अधिकार क्षेत्र दिए गए, विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में, तो ये है संसद को ये दिए गए, संसद को ये अधिकार दिया गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का। ठीक है, आंसर इसका सी। संविधान के अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विषय में प्रावधान है। अगला सवाल है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है या क्षेत्राधिकार है? 2003 में सवाल पूछा गया। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई, उड़ीसा। तो यहाँ पे अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता। आंसर इसका बी। आंसर इसका बी। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। जैसा कि हमने वहां पे देखा भी, 6 ऐसे यहाँ पे जो थे उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे ऐसा प्रावधान है। और कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, तो 4 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने। 4 कथन यहाँ पे दिए गए, कथनों को हम देखते हैं। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। क्या सही है? हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है। तो क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। तीसरा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर किसको बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ प्लीडर क्या है? ए लॉयर हु प्लीड्स केसेस इन कोर्ट। ठीक है, जो कोर्ट में केसेस को प्लीड करता है वो लॉयर
प्लीडर कहलाता है, ठीक है। अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, यदि सेशन न्यायालय मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा ऐसा प्रावधान भी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों कथन हमने देखे, बिल्कुल सही है, ठीक है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही है हमको बताने हैं, तो हम देख लेते हैं 1 और 2, 2 3 और 4, 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे चारों यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। यह प्रावधान संविधान के खंड अधीनस्थ न्यायालय के अनुच्छेद 233 से 235 में वर्णित है, जो भी हमने यहाँ कथन यहाँ पे पढ़े, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी। तो ये थे यहाँ पे 10 प्रश्न इस सेट के, सेट 1 है ये। और आई होप ये 10 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे और इनकी जो जानकारी है वो आपको याद हो गई होगी। और यदि नहीं हुई होगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। फिर आपने यदि नोट्स बनाए होंगे इसके, तो आप उन नोट को रिवाइज करके इन तथ्यों को याद रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।